किसी गांव में सुनंदा अपने इकलौते बेटे किशन के साथ रहती थी। किशन स्वभाव से बहुत ही मेहनती था और दूध बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। साथ ही साथ अच्छा खासा कमा भी लिया करता था। लेकिन फिर भी सुनंदा के घर पर रोज चीख पुकार मची रहती थी, जिसका कारण था सुनंदा का देवर भूषण और उसकी पत्नी सुनीता, जो सामने वाले घर में ही रहा करते थे और उनकी नजर सुनंदा की जमीन पर थी। हैं? जब से बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई है ना, इन माँ बेटे का मन चढ़ गया है। इतने दिनों से कह रहा हूँ कि ये जमीन मेरे नाम लिख दे और पैसे लेकर कहीं और रहने चला जा, लेकिन नहीं, ये है कि सुनते ही नहीं है। क्या बात है भूषण काका, आज सुबह सुबह फिर शुरू हो गए? तुम्हारा तो रोज रोज का यही काम हो गया है। जब तक तुम लोग हमारी आंखों के सामने रहोगे, क्या कभी हम चैन से जी पाएंगे भला? तो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है काकी, जो हर वक्त हमें कोसती रहती हो? पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे तैसे मेहनत करके मैं और माँ 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। सारी जमीनें तो तुम लोगों ने ही हड़प ली। अब हमारे यहाँ रहने पर भी तुम्हें दिक्कत है। रही बात इस जमीन की, तो ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, तो इसे हम किसी भी हाल में नहीं बेचेंगे, समझे आप? इसके बाद भूषण और उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और किशन दूध दोहने के लिए खटाल की ओर निकल जाता है और हमेशा की तरह उसके खटाल में ग्राहकों की लाइन लग जाती है। क्या बात है किशन, आज बड़ी देर हो गई? अरे नहीं नहीं चाची, बस हो ही गया समझो। और फिर किशन सभी ग्राहकों को नाप नाप कर दूध दे देता है। इतने में सोनी बोलती है, मानना पड़ेगा सुनंदा चाची, इस पूरे गांव में तुम्हारे किशन से बढ़िया दूध और कोई नहीं देता। हाँ, सही कहती हो सोनी बिटिया। इसीलिए तो मैं गांव के सारे दूध वालों को छोड़कर तुम्हारे पास ही दूध लेने आता हूँ। मुखिया जी, आप यहाँ आते हैं इसीलिए तो हमें भी किशन पर ही भरोसा है, और हम भी इतनी दूर से इसके पास ही दूध लेने आते हैं। ये सब तो बस भगवान की कृपा है कि मेरे बेटे का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ये सब कुछ सुनकर सुनीता के मन में बहुत जलन हो रही थी और वो घर के अंदर जाकर भूषण से बोलती है, सुनो जी, ये रोज रोज का नाटक मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें इस किशन का कुछ तो करना पड़ेगा, कह देती हूँ। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? इस बार ऐसी चाल चलूंगा कि इन लोगों को ये गांव तो क्या, ये पूरा राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ। और फिर उसी रात जब किशन और उसकी माँ सो रही थी, तब मौका पाकर भूषण गांव के चारों में कुछ मिला देता है और हंसते हुए बोलता है, अब तुझे पता चलेगा किशन बेटा कि तेरा काका क्या चीज है। हाँ। अगले दिन किशन रोजाना की तरह अपने ग्राहकों को दूध दे ही रहा था कि तभी सोनी दौड़ते हुए आती है। अरे किशन, ये क्या है? आज तुमने मुझे ये कैसा दूध दिया है? इसमें ये अजीब सी महक आ रही है और ऊपर से ये दूध तो चूल्हे पर चढ़ते ही फट गया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर आज ये कैसे? अरे माँ, इतनी चिंता क्यों करती हो? कभी कभी ऐसा हो जाता है। चाची, लगता है आपके बर्तन में ही कुछ खराबी होगी, ठीक से मंजे नहीं होंगे। आप चिंता ना करो, एक काम करो, दूसरे बर्तन में दूध ले जाओ। और फिर किशन सोनी को दूसरे बर्तन में दूध दे देता है। लेकिन अगले दिन, अरे भाई किशन, कल तुम्हारी वजह से तेरी चाची ने सुबह सुबह मुझे इतना सुना दिया। क्यों मुखिया चाचा, ऐसा क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? कल मेरे घर बेटी के ससुराल वाले आए थे, इसीलिए तुम्हारी चाची को खीर बनाना था, तभी तो मैं तेरे यहाँ से इतना सारा दूध ले गया था। लेकिन देखो, पतीला चढ़ाते ही सारा दूध फट गया और तेरी चाची नाराज हो गई। इसी तरह एक के बाद एक सारे ग्राहक दूध में खराबी होने की बात करने लगे। हे किशन, कहीं ज्यादा मुनाफे के चक्कर में तू हमें बासी दूध तो नहीं बेच रहा ना? ये कैसी बात कर रहे हो मुखिया चाचा? आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मुझे पैसे का लालच नहीं है। बाकी दूध वालों की तरह क्या मैंने आज तक कभी भी दूध में पानी मिलाया है? बताओ, नहीं आप बताओ। वही तो समझ नहीं आ रहा कि तू ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। खैर, लगता है अब मुझे बनवारी के यहाँ से ही दूध लेना पड़ेगा।
और फिर नाराज होकर एक एक करके सारे ग्राहक वहां से चले जाते हैं। ये देख किशन बड़ा दुखी होता है और कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। हर रोज जब गाय का दूध चूल्हे पर चढ़ता तो फट जाता, जिसे देख किशन अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। न जाने किसकी नजर लग गई है मेरी गौ माता को, जो वो फटा दूध दे रही है। मुझे तो लगता है जरूर इस भूषण ने ही कुछ किया होगा, वरना पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। माँ, किसी को कोसकर क्या फायदा। सच्चाई तो यही है कि अब हमारी गाय पहले जैसा बढ़िया दूध नहीं दे रही, जिस वजह से सारे के सारे ग्राहक उस बनवारी के पास चले गए। समझ नहीं आता अब घर कैसे चलेगा। बेटा, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब तो घर पर भोजन भी खत्म होने को है। तू कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखता? क्या दूसरा काम? माँ, इतने सालों से मैं यही दूध बेचने का काम कर रहा हूँ, अब कोई दूसरा काम कैसे करूँगा और काम क्या करूँगा, ये तो सोचो। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी गाय बेच दे। वैसे भी ये गाय हमें अच्छा दूध तो दे नहीं रही, और उन्हीं पैसों से मछली बेचने का व्यापार शुरू कर दे। सुना है यहाँ बाजार में मछलियों की बड़ी मांग है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी गाय मेरी दूसरी माँ के समान है, इसे बेचकर दूसरा काम क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि गौ माता से मुझे कितना लगाव है, फिर मैं कैसे इसे बेच दूँ? तुम ही बताओ। और फिर किशन रोने लग जाता है। सुनंदा उसे समझाते हुए बोलती है, क्या करेगा बेटा, मजदूरी समझ के ही कर ले, वरना क्या मैं कभी तुझे ऐसा करने को बोलती। और ऐसे ही कुछ दिन और तंगी में बीत गए। आखिरकार पैसों की तंगी के कारण मजबूर होकर किशन अपनी गाय बेच ही देता है और उन्हीं पैसों से एक मछली पकड़ने का जाल और कुछ जरूरी चीजें खरीद लेता है। अगले दिन माँ, मैं मछलियाँ पकड़ने नदी में जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये व्यापार चल पड़ेगा और हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। और फिर किशन वहीं पास ही की एक नदी से ढेर सारी मछलियां पकड़कर उसे बेचने बाजार की ओर चल पड़ता है। ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, सबसे सस्ते दामों में ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। ओ किशन भाई, क्या बात है, दूध से सीधे मछली? हाँ क्या रामू भैया, क्यों मजाक उड़ाते हो? मजबूरी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। अब काम चाहे जैसा भी हो, बस मेहनत करना चाहिए, बाकी फल तो ऊपर वाला ही देता है। हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेहनत का फल तो मिलता जरूर है। चलो इसी बात पर 1 किलो मछली तौल दो, अगर वाकई में ताजी निकली तो कल फिर आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ। और फिर किशन फटाफट से मछली तोलकर रामू को दे देता है। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने हुए? चूंकि किशन को मछली के व्यापार का कुछ खास ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही कम दाम में रामू को मछलियाँ बेच देता है। इतने सस्ते दाम होने के कारण उसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अरे वाह, लगता है लोगों को मेरी मछली बहुत पसंद आई है, तभी तो आज पहले ही दिन ग्राहकों की लाइनें लगी हुई हैं। सारी मछलियाँ खत्म होने के बाद किशन अपने घर के लिए लौट आता है। तभी रास्ते में सोनी मिलती है। अरे किशन, सुना है तुम अब मछलियाँ बेच रहे हो? हाँ चाची, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी बात है तो थोड़ी सी मछलियाँ मुझे भी दे दो। दे देता चाची, लेकिन आज तो सारी की सारी मछलियाँ खत्म हो गई हैं। लेकिन मेरा वादा रहा कि कल सबसे पहले तुम्हें ही मछली बेचूंगा, फिर बाजार जाऊंगा। और किशन वहाँ से चला जाता है। घर लौटकर वो अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद सुनंदा बोलती है, अरे पगले, तूने तो बाजार की तुलना में बहुत ही कम दामों में मछली बेची है। क्या? अच्छा कोई बात नहीं माँ, अभी नया नया काम है, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। अगले दिन किशन नदी से फिर से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लाता है और सबसे पहले सोनी के ही घर जाता है। लो चाची, आज की पहली मछली आपको ही दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पैसे मैं उतने ही दूंगी जितने तूने कल सबसे लिए थे। अब बता देती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है चाची, जितनी तुम्हारी मर्जी हो उतना ही देना। आप खुश? बेचारा किशन बिना किसी लालच के अपनी मेहनत के बल पर दुकान जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब सुखिया को अच्छा नहीं लग रहा था।
जो किशन की ही तरह कई सालों से उस बाजार में मछली बेचा करता था। जब देखो इस किशन के पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, यहाँ तक कि मेरे ग्राहक भी खा गया। तभी भूषण वहां आ जाता है। वो जानता था कि सुखिया एक छटा हुआ बदमाश है, इसीलिए वो उसे भड़काने की कोशिश करने लग जाता है। अरे नास पीटा है ही ऐसा, जहाँ जाता है बस दूसरों का नुकसान ही करता है। अब देखो तो, इतने दिनों से ये और इसकी माँ मेरी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। क्या? तो ये तेरा परिवार वाला है? अरे नहीं भाई, मैं तो इसका काका हूँ जो इससे इतना परेशान है जितना कि तुम। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों की परेशानी एक साथ खत्म हो सकती है। हाँ, लेकिन तुम्हें तो मेरे बारे में पता है ना, मेरे पास हर काम के दाम लगते हैं। हाँ हाँ, पता है भाई, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि हम दोनों की मुसीबत का निपटारा एक साथ ही हो जाए। ऐसा कहकर भूषण अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर चुपके से सुखिया को दे देता है। ये हुई ना बात, अब समझो तुम्हारा काम हो गया। इसे अच्छी तरह से सिखाओ, वो भी ऐसा कि कल से ये यहाँ मछली बेचना ही छोड़ दे, वरना तुम लोगों का काम धंधा चौपट समझो। भूषण के भड़काने पर सुखिया बहुत तेज गुस्सा हो जाता है और उसी दिन जब किशन अपनी सारी मछलियां बेचकर घर को लौट रहा था, सुखिया उसे रास्ते में घेर लेता है। कौन है भाई, और ऐसे मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? बहुत बड़ा व्यापारी बना फिरता है ना, आज तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? और ऐसे मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? चलो हटो, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे चले जाना, चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कौन सा तुझे सीधा ऊपर भेज रहा हूँ? क्या क्या मतलब? और फिर सुखिया किशन को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है, यहाँ तक कि उसके सारे पैसे भी छीन लेता है। जब किशन अपने घर वापस लौटता है तो सुनंदा उसकी ये हालत देखकर बोलती है, हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया किशन? क्या बताऊं माँ, वो रास्ते में एक गुंडा पीछे पड़ गया था, उसने मुझे मारा और मेरे सारे पैसे भी छीन लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कल ही उसका पता लगाऊंगा और अपने मेहनत के पैसे उससे लेकर आऊंगा। ये सुनकर सुनंदा घबराते हुए बोलती है, क्यों इन गुंडों के मुंह लगना, जाने भी दे, कम से कम तेरी जान तो बच गई, मेरे लिए वही बहुत है। पैसों का क्या है, कल फिर कमा लेगा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, तुम समझती नहीं हो, ऐसे तो इन गुंडों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या पता कल किसी और के साथ हो। किसी को तो ये सब रोकना होगा। और फिर अगले दिन आखिरकार किशन सुखिया के घर का पता लगा ही लेता है और उससे मिलने घर पहुंचता है। लेकिन तभी अरे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं खुद आऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। चिंता क्यों करते हो, इस बार ऐसा मौका हाथ लगा है कि सुनकर तुम खुश हो जाओगे। क्या मतलब? साफ साफ कहो। अरे मतलब ये कि कल हमारे पड़ोसी राजा को भेंट देने के लिए कई सारी मूर्तियां और हीरे जवाहरात दूसरे राज्य जाने वाले हैं। बस तुम लोग सही मौका पाकर सारा माल चुरा लेना। किशन वहीं पर छिपा ये सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस सुखिया को तो मैं छोटा मोटा गुंडा समझ रहा था, लेकिन ये तो महाराज के साथ ही गद्दारी करने की सोच रहा है। मुझे कुछ भी करके इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा और इसकी सच्चाई महाराज के सामने लानी होगी। अगले दिन ठीक वैसे ही होता है। पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। अरे किशन, तूने कुछ सुना क्या? महाराज के यहाँ चोरी हो गई। क्या? क्या तुम उसी भेंट की चोरी होने की बात कर रही हो जिसे महाराज पड़ोसी राजा को देने के लिए भेज रहे थे? हाँ, लेकिन तुझे इतना सब कुछ कैसे पता? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा माँ, फिलहाल मुझे महाराज के पास तुरंत जाना होगा। और फिर किशन भागता हुआ महाराज के पास पहुंचता है, जहां महाराज बहुत परेशान से बैठे थे। हे ईश्वर,
अब क्या होगा? ये चोर तो भेंट का सारा सामान लूट कर ले गए। जब प्रजा में ये खबर फैलेगी तो प्रजा पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्रजा हमारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा महाराज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका चोरी हुआ सारा धन आपके पास वापस ले आऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस चोर को अच्छे से जानता हूँ। बस उसे रंगे हाथ पकड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा उपहार दूंगा। मुझे उपहार की जरूरत नहीं है महाराज। मैं तो बस उस चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ ताकि फिर कोई हमारे राजा का धन चुराने का दुस्साहस न कर सके। और फिर किशन वहाँ से चला जाता है और सुखिया पर निगरानी रखने लगता है। कुछ दिनों बाद चोरी किए गए धन में अपना हिस्सा लेने के लिए सुखिया उसी चोर मुनिया से मिलने जंगल जाता है। लाओ भाई मुनिया, मेरे हिस्से का धन मुझे दे दो। वैसे भी आजकल उस किशन की वजह से धंधा पानी चौपट ही चल रहा है। इन पैसों से मैं दूसरे गांव जाकर नया काम शुरू करूंगा। अरे काहे के पैसे? इतना खतरा उठाऊं मैं और आधा हिस्सा तुम्हें चाहिए? ये कैसा हिसाब है भाई? अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे गद्दारी करोगे? इतने में किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। गद्दार से गद्दारी कैसी? तुमने महाराज को धोखा दिया और अब देखो तुम्हारा राजदार ही तुमसे गद्दारी कर रहा है। तू लगता है इतनी मार खाकर भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई जो यहाँ फिर से मार खाने चला आया। किशन को वहाँ देख मुनिया घबराते हुए बोलता है, ये क्या? मुझ पर हमला करने के लिए तू अपने साथ एक साथी भी लेकर आया है? अरे नहीं भाई, ये मेरा कोई साथी वाती नहीं है। पता नहीं कैसे मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। रुको, पहले इसकी जमकर पिटाई कर लेता हूँ, फिर तुमसे निपटूंगा। ऐसा कहकर सुखिया एक तेजधार चाकू निकाल लेता है और किशन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी महाराज सूर्यदेव अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। ठहरो, ये हमारा आदमी है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो हम तुम दोनों को यहीं मौत के घाट उतार देंगे। महाराज, आप यहाँ कैसे? महाराज, यही है वो गद्दार जिसने इस डाकू मुनिया को भेंट के बारे में सारी सूचना देकर ये चोरी करवाई है। अरे नहीं नहीं महाराज, ये बेवकूफ तो झूठ बोल रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो एक मामूली सा मछली बेचने वाला हूँ। ये मुझसे जलता है, इसीलिए झूठ बोलकर मुझे फंसा रहा है महाराज। इन सभी बातों के बीच मुनिया मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी महाराज की नजर उस पर पड़ती है। सिपाहियों, इन दोनों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में कैद कर दो। ठहरिए महाराज, उससे पहले मुझे इस सुखिया से कुछ लेना है। क्या? सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब क्या चाहिए भाई? उस दिन तुमने मेरी मेहनत के जो पैसे मुझसे छीने थे वो मुझे वापस कर दो। क्या तुम्हारे पैसे? मजबूरी में सुखिया ने उस दिन किशन से जो पैसे छीने थे उसे वापस दे देता है। किशन की इस बहादुरी से महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और किशन से बोलते हैं, किशन, मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने ये चोरी हुआ धन वापस दिलवाकर प्रजा के बीच हमारी लाज रख ली। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर अगले दिन जब किशन फिर से मछलियाँ बेचने बाजार जा रहा होता है तब भूषण उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, अरे सुनीता, देखो तो सही, इतनी पिटाई हुई लेकिन फिर भी ये ढीठ माना नहीं। देखो तो कैसे मुंह उठाए वापस बाजार जा रहा है। इतने में महाराज सूर्यदेव वहाँ पर आ जाते हैं। क्या बात है किशन? किसी बात की परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं महाराज, आपके होते हुए भला मुझे किस बात की परेशानी? सुनंदा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही अधिक बुद्धिमान और साहसी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारा सलाहकार बन जाए तो हम किसी भी दुश्मन का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आज से हम इसे अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। क्या? लेकिन महाराज, मैं कैसे भला? तभी सुनंदा हंसते हुए बोलती है। भूषण और सुनीता वहीं पर खड़े उन सभी की बातें सुन रहे थे। महाराज को देखकर उन दोनों के छक्के छूट जाते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों फिर कभी सुनंदा और किशन को परेशान नहीं करते।